नमस्कार। फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं गुणानंद जखमोला। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जखमुला जी। रावत जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जो हाईकमान ने आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जी तो किस तरह की तैयारी है और क्या क्या कुछ हो? नहीं, पार्टी की पूरी तरह से तैयारियां हैं और अब हम लोग पार्टी का जो संकल्प पत्र है 2024, उस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक समूह हैं, एनजीओ हैं और तमाम तरह के विविध तरह के जो समूह होते हैं समाज में, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पत्रकार हैं, ऐसे तमाम जो विविध फील्ड में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के बीच में जा कर के और संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए, देश की जनता क्या चाहती है, उसको लेकर के और हम जनता के बीच में जा रहे हैं और फिर उस हिसाब से हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा। क्या आपको लगता है कि यूसीसी का फायदा मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, यूसीसी उसको चुनावी हिसाब से हम लोग नहीं देखते हैं और यूसीसी भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनसंघ हो, ये 1952 से ही पार्टी के एजेंडे में रहा है। और जैसे धारा 370 थी, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का संकल्प था, तो तमाम तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के जो विषय हैं, उसी तरह से हम यूसीसी को लेते हैं और यूसीसी एक बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम है और सामाजिक सुधार उससे होगा और विशेषकर जो महिलाएं हमारी, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा, एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उस दृष्टि से यूसीसी को देखना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को मतलब उस पूरी कम्युनिटी को छोड़ दिया गया है और लगभग वो 25,000 परिवार हैं उत्तराखंड में। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कहीं जब नोटिफिकेशन हो तो उस पर भी कंसीडर होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये सब चीज़ें जो जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने लगभग 21 महीने इसका अध्ययन किया और जनता की राय ली। लाखों लोगों ने उसमें अपने सुझाव दिए और उस हिसाब से ये एक्ट बना है। अच्छा राव जी, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मूल निवास और भू कानून को लेकर क्या स्टैंड है आपका? मतलब देखो, मूल निवास की व्यवस्था ये हमारे संविधान में प्रदत्त है। कौन मूल निवासी हैं, कौन स्थायी निवासी हैं, ये उसमें प्रदत्त व्यवस्था है और इसलिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे हम भला अलग कैसे हो सकते हैं। तो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको सबको मानना चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। जहाँ तक भू कानून की बात है, तो जो लोग भू कानून की बात करते हैं तो उनको एक मॉडल सामने लाना चाहिए कि कैसा मॉडल हो, और मॉडल तब सक्सेस होता है जब हम उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें। मैं समझता हूँ कि अध्ययन करके होना चाहिए। ये सच है कि भविष्य की दृष्टि से जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, तो हमारी कृषि भूमि की जो आवश्यकता है उसका ज़रूर ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए उसका जो कृषि भूमि है उसका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। जो तमाम जो मास्टर प्लान हैं, जो जिला विकास प्राधिकरण बनाए गए थे, उसके पीछे यही मंशा थी कि हम चिन्हित करें कि भाई ये हमारी ये खेती की भूमि है, यहाँ पर लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता है, ये भूमि हमारी जो है कॉमर्शियल लैंड होगी, ये हमारी ऑफिशियल होगी, उसका भू उपयोग विविध तरह से क्या हो सकता है वो उसमें चिन्हित होता है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हम सब ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। हम लोग गहरी सोच के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं। गहरी सोच के साथ काम होना चाहिए और इसीलिए जो प्राधिकरण बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि भाई लैंड का किस ढंग से इस्तेमाल का। हमारे जल स्रोत प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, हमारे जंगल तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हमारा पर्यावरण तो प्रभावित नहीं हो रहा है। कहीं जल का संकट, जल आज आर्सेनिक हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, तो गंदा पानी पिएंगे, गंदा अन्न खाएंगे, तो फिर हमारा जो स्वभाव है मनुष्य का, उसका जो स्वास्थ्य है, उसका एक
जो सामाजिक इम्पैक्ट है वो क्या जाएगा, ये बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि उस पर गहराई से सोचना चाहिए और दीर्घकालीन सोच के साथ इसमें निर्णय होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं, अच्छा उसका आधार क्या था जो 2018 में आपने जो संशोधन किया? देखिए भाई, ऐसा है, देखो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पूरी भूमि आज 80% भूमि, 75% भूमि ऐसे कि जो जहाँ पर लोग खेती नहीं कर रहे हैं जी। वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है, देश का नुकसान है। कृषि का नुकसान यानी देश का नुकसान है, तो उस कृषि भूमि का उपयोग होना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं कल ही आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहा था कि रुद्रप्रयाग से हरिद्वार जिले की जो आय है वो 4 गुना है। आखिर अगर पैसा पहाड़ों में नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट अगर पहाड़ों में नहीं जाएगा, तो आखिर वहाँ की इनकम कैसे बढ़ेगी, वहाँ से पलायन रुकेगा कैसे? केवल भावनात्मक सोच के काम नहीं चलेगा। अगर हम चाहते हैं तो आर्थिक विकास ये बहुत ज़रूरी है। आर्थिक विकास होगा तो सोच भी बदलती है, दायरा भी बदलता है, आदमी बड़े उसमें सोचता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहाड़ों में बड़े इन्वेस्टमेंट जाएं। और जिस तरह से हमारा पर्यटन को बढ़ रहा है पहाड़ों में, जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में पर्यटकों की स्थिति, 12 महीने यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं। अगर कोई भी पर्यटक स्थल हम विकसित करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर भूमि नहीं होगी तो हवा में तो पर्यटन स्थल नहीं विकसित हो सकते हैं। तो भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टर को सुविधा देनी पड़ेगी। आज ग्लोबल इकोनॉमी की चल रहा है, दुनिया के इन्वेस्टर एक दूसरे देशों में जा रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आइए। कनाडा जैसा देश वो कहता है कि 1.5 करोड़ रुपये भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो हमारे देश में आइए, हम आपको भूमि देते हैं, हम आपको तमाम तरह की सुविधाएं देते हैं। तो हमको इस ग्लोबल इकोनॉमी को सोचना पड़ेगा। आज हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से अलग होकर विचार नहीं कर सकते हैं। और इसलिए कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो बिना भूमि के वो काम नहीं हो सकता है। और इसलिए हमने 5 चीज़ों के लिए सीलिंग हटाई थी, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, उद्योग के लिए और शिक्षा के लिए, और एक कोई और चीज़ थी कि 5 चीज़ों के लिए हमने कहा इस सीलिंग को हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट जा सके। उसका परिणाम ये रहा कि पहाड़ों में जो सोलर फार्मिंग हुई वो 800 करोड़ का आज तक का सबसे 804 करोड़ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज तक पहाड़ों में गया है। तो पहाड़ों इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, पर्यटन इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, तब तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा। आज वहाँ के लोग तमाम हॉस्पिटलिटी के धंधे में पूरे देश में, होटलों में, रेस्टोरों में और 5 सितारा होटलों में काम कर रहे हैं, दुनिया के देशों में जाके काम कर रहे हैं। भाई वहाँ जाकर काम कर अपने गाँव में क्यों नहीं कर सकते? और वो बच्चे जो वहाँ स्किल्ड हो रहे हैं तमाम जगह, उनको एक विजन भी क्लियर हुआ है, तो अपने यहाँ आकर के वो व्यापार शुरू करें, अपने यहाँ के कोई पर्यटन का काम, पर्यटकों की सुविधा के लिए कोई काम शुरू करें। तो ये सोच करके वो किया गया था। मेरी जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं सुभाष कुमार, जो भू कानून पे भी काम कर रहे हैं, तो उनसे बात हुई थी, तो उनका ये मानना है कि जो बदलाव आपने किए संशोधन के बाद, तो जैसे क्रैशर वाला था, किसी को क्रैशर लगाना था तो उसने भी 100 एकड़ ज़मीन ले ली और वो नहीं, देखिए क्रैशर के लिए कोई नहीं किया गया। क्रैशर को तो उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला, लेकिन हमने जितने भी क्रैशर्स हैं, हमने ये कहा था कि नदी के तट से उनको और गांव जो पास में है तो उससे उनको सर्टेन डिस्टेंस के बाद ही उनको परमिशन मिलना चाहिए। सर मेरा वो उद्देश्य ये है कि ये पूछने का कि जो मतलब जिस काम के लिए जितनी ज़रूरत थी ज़मीन की उतनी ही देनी थी। कई लोगों ने प्लॉटिंग की और कई लोगों ने वो ज़मीन खरीद कर ऐसी डंप करके उनका CLU लिया और वो चेंज कर दिया। अब देखिए कानून का अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है, उसकी जो लूप होल्स हैं, तो ध्यान देना चाहिए। सरकार जो दे रहा है उसको ध्यान देना चाहिए कि देखो उसमें ये भी व्यवस्था की गई थी कि जिस उपयोग के लिए, उसमें स्पेशल व्यवस्था है कि जिस उपयोग के लिए आपने भूमि ली है उसके अलावा आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। 2 साल के अंदर आपको वहाँ पर काम शुरू करना पड़ेगा, और अगर ये दोनों शर्तें नहीं मानते हैं तो लैंड स्वतः गवर्नमेंट में निहित हो जाएगी। ये भी उस एक्ट में प्राविधान है कि 2 साल के अंदर आप उसका उपयोग करेंगे, और अगर उसका उपयोग जिस उपयोग के लिए आपने भूमि ली है उससे अन्यथा उसका उपयोग करते हैं तो भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अब नहीं हुआ तो ये जो नहीं हुआ तो ये तो अब जो प्रशासन है उनका काम है उसको देखे।
अच्छा तो, सर एक और चीज़ रही जो वह है देवस्थानम बोर्ड जो आपके टाइम रहा। अब ये सब बीती बातें हो गई हैं, मेरे ख्याल से इन पे चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं उसका लॉजिक इसलिए पूछने का बनता है कि वो बहुत उसके बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ मैं भी, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि हमने तो समय की डिमांड को देखते हुए भविष्य की जो आवश्यकता उसके हिसाब से उसको किया था। पे आप कायम हैं उस हमने उस हिसाब से किया था वो, और पूरा बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद 100 साल चर्चा के बाद और तब उसको बनाया था। जी जी, मतलब आप स्टैंड पे कायम है ना कि वो ज़्यादा अच्छा। अब मैंने कहा ना कि आज उसका कोई फ़ायदा नहीं है बातचीत करके। जी जी हाँ, क्या बात फ़ायदा इन चीज़ों से बात करके। जी जी, नहीं एक वो लोगों के बीच में ये है कि अब लोग जनता उसके बारे में निर्णय करे। जी जी। अच्छा, जो गैरसैंण जो तीसरा मंडल बनाया था उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? देखिए, उसके पीछे से ये था कि एक तो हमारी कमिश्नरी बहुत बड़ी बड़ी है जी। दूसरी बात ये थी कि गैरसैंण गढ़वाल कुमाऊं के मिलन केंद्र पर है, जंक्शन है वहाँ पर, और इसलिए गढ़वाल कुमाऊं को मिला करके ये कमिश्नरी अगर तीसरी कमिश्नरी अगर हमारी बनती है तो एक तो लोगों को जो सुविधाएं होंगी। फिर हमने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनानी है तो वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर वहाँ पर बैठने चाहिए तो उसकी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। आखिर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से केवल गजट नोटिफिकेशन से तो राजधानी का स्वरूप नहीं हो सकता। उसके लिए हमको एक स्वरूप उसका निर्धारित करना पड़ेगा, उसके लिए तमाम तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हाँ, IAS IPS और बड़े ऑफिसर वहाँ पर अगर बैठेंगे, आवाजाही बढ़ेगी तो फिर उसका एक जो नियोजित विकास उसका हो सकेगा, इस सोच के साथ। लेकिन विधायकों को ही ठंड लग रही है तो, और ठंड लग रही तो गर्म कोट का इंतजाम करें उनके लिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब 4-4.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप अपनी क्या मतलब 4-4.5 साल की क्या उपलब्धि में मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि अब मुझे कुछ और मौका मिलता तो? अब 4.5 साल की उपलब्धि ये है कि हमारी सरकार रिपीट की है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो जनता ने उस पर प्रमाण मोहर लगा दी। तो क्या धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ज़ोरदार काम कर रहे हैं, अच्छी सरकार दे रहे हैं। कुछ ऐसा कि जो अभी रह गया हो, आप करना चाहते थे लास्ट के 6 एक काम तो भैया हमेशा रहेगा। नहीं, काम कभी कोई भी काम कहीं फुल स्टॉप नहीं है, हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, और डेवलपमेंट जो है वो उसको अपग्रेड करना होता है। हर चीज़ अपग्रेड मांगती है। हमें एक घर मकान बनाते हैं तो उसके भी 2-4 साल बाद पुताई की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चलता रहता है सब। अच्छा, आपके बिहार को लेकर मतलब जैसे आप ईमानदार, निश्चित तौर पर आपको ईमानदार तो माना जाता है, लेकिन आपके बिहार को लेकर बहुत शिकायतें रही, आपके मंत्री ना। अब ऐसा है भाई, देखो, व्यवहार को लेकर दिक्कतें रही तो मुझे तो मेरी क्षेत्र की जनता ने हर बार बढ़ा के चुनाव जिताया है, तो इसका कोई मापदंड नहीं है। सीधा मैं बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। तो स्वार्थ बस वो नहीं, ऐसा मैं किसी मेरा ऐसा कोई आरोप नहीं है, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाता। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी से भी कभी मैं उसको उलझाने वाली बात नहीं करता, सीधी सपाट बात करता हूँ, और जो मुझे उचित लगता है वो करता हूँ। तो एक आरोप आप पे वो भी है कि बहुत ज़्यादा ठाकुरवाद। अब ठाकुर हूँ तो क्या करूँ बताओ? नहीं, घोर ठाकुरवादी होना। वो तो आप आरोप लगा रहे हैं ना मुझ पर। नहीं, जनता कोई आरोप नहीं है। अच्छा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब ये अपने स्वभाव में नहीं है। हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।